अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल वाजिद और मैं अपने चैनल वॉइस ऑफ एबी वाजिद में आपको वेलकम करता हूँ, जहाँ पर मेरी कोशिश होती है कि आपको एक रिसर्च बेस्ड इंफॉर्मेशन आपको पास की जाए और आपको करंट अफेयर से अपडेट रखा जाए। बहुत से क्वेश्चंस राइट नाउ मुझसे पूछे गए रिगार्डिंग फ़लस्तीन, हमास एंड इज़राइल वॉर और कुछ फैक्ट्स मुझसे डिमांड किए गए कि द पीपल आर वेरी मच कंफ्यूज्ड कि हमास, हिजबुल्लाह, अल फतेह, फ़लस्तीन, इज़राइल इनका बेसिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है और करंट जो सिचुएशन है उसके बारे में भी आप अपडेट करें। तो मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको इससे अपडेट करूं और कुछ इन्फॉर्मेशन जो बेस्ट ऑफ माय नॉलेज में आपको शेयर करूंगा अभी। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं। बेसिकली फ़लस्तीन और हमास ये दो अलग चीज़ें हैं। हमास इज़ अ पार्ट ऑफ फ़लस्तीन और ये ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी है कि फ़लस्तीन ने अटैक नहीं किया इसराइल पे, बल्कि हमास ने इसराइल पर अटैक किया। हमास जो है वो बेसिकली एक पॉलिटिकल एंड मिलिट्री पार्टी है फ़लस्तीन की। 1987 में ये इमर्ज हुई थी और उसके बाद 2006 के इलेक्शन में इसने काफ़ी पॉपुलैरिटी गेन की और इलेक्शन विन किया और वोट बैंक इसने अपना बनाया। अब हमास, फ़लस्तीन, ये 2 चीज़ें आपको थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता दूँ। फ़लस्तीन जो है बेसिकली 2 पार्ट्स हैं इस टाइम उसके। वन पार्ट आपके वेस्ट बैंक है और सेकंड जो है गज़ा सिटी है। ये 2 एरियाज़ हैं, पीस ऑफ लैंड्स हैं जो इस टाइम फ़लस्तीन के पास हैं और बाकी सारा एरिया जो है वो इज़राइल ने ऑक्युपाइड किया हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा मैं आपको डिस्टेंस में उनके इन बिटवीन बता दूँ कि जो फ़लस्तीन के ये 2 पार्ट्स हैं, गज़ा सिटी एंड वेस्ट बैंक, इनको आप अगर इस वक़्त कंसीडर करें कि जैसे कराची और इस्लामाबाद है, तो इन बिटवीन जो सारा एरिया अगर वो इज़राइल के पास है, तो सेम लाइक यही सिचुएशन है वहाँ पर कि इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत है। और ज़्यादा अगर मैं ईज़ी एग्ज़ाम्पल आपको मैं दूँ ताकि आपको समझ आ जाए, तो जैसे सून आफ्टर पार्टीशन हमारे पास पाकिस्तान के 2 हिस्से थे, एक ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान। तो इन दोनों के दरमियान इंडिया था। तो सेम लाइक यही है वेस्ट बैंक और गज़ा सिटी में यही डिस्टेंस है, जो कि एग्ज़ाम्पल्स में मैंने आपको कोशिश की बताने की। अब आ जाते हैं कि हमास। हमास के पास जो एरिया है कंट्रोल्ड है वो गज़ा सिटी है। अब गज़ा सिटी का थोड़ा-सा मैं आपको बता दूँ उसकी लोकेशन के बारे में। गज़ा सिटी के वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी है और इसके नॉर्थ वेस्ट में जो है वो इज़राइल है एंड इसके साउथ में का बॉर्डर है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सराउंडेड बाय इज़राइल एंड इजिप्ट। इजिप्ट के साथ इसके टाइज़ ठीक नहीं है, एनिमीज़ हैं। इज़राइल ऑलरेडी ऑक्युपाइड किया हुआ है इन्होंने पूरा एरिया एंड जो मेडिटेरेनियन सी है उसमें इस लॉ अकॉर्ड के मुताबिक इनको 22 नॉटिकल माइल का एरिया इनकी एक्सेस में दिया गया था। लेकिन बाद में वो रिड्यूस करके 9 किलोमीटर देन 6 किलोमीटर और अभी इनके पास जो एरिया है वो 3 किलोमीटर के राउंड अबाउट है जहाँ पर ये फिशिंग कर सकते हैं। बट प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, फिशिंग बहुत कम होती है क्योंकि अगर आप फिशिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अराउंड 9 नॉटिकल जाके ये कर सकते हैं। एनी हाउ 40 किलोमीटर का एरिया है इनका मेडिटेरेनियन सी के साथ। जो लेंथ इनकी बनती है अराउंड 10 टू 15 किलोमीटर इनकी विड्थ बनती है एंड बाकी जो इनका इसराइल के बैक साइड से सारे इसराइल ने कवर किया हुआ है। पॉइंट इसराइल के पास हैं एंड इजिप्ट के पास हैं जो कि मेन अपनी इनकी इकॉनमी बेस्ड करती है सप्लाई लाइन पे, कहाँ से, इसराइल से। और गज़ा सिटी की लोकेशन आपको बता दी। इसके साथ ये है कि इनकी मेन इकोनॉमी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सेकंड ये है कि इनकी मिलिट्री की पोजीशन क्या है, इनके इंटरनेशनल टाइज क्या है और करंट सिचुएशन में ये कहाँ स्टैंड करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इकोनॉमी की बात करूं तो ये मार्बल स्टोन्स, कुछ इनके क्या कहते हैं फर्टिलाइजर्स हैं, कुछ इसके बाद इनकी इंडस्ट्री है। लाइक आप इनको कंसिडर करें एक स्मॉल इंडस्ट्री। अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करूं तो मैक्सिमम है इनकी इंपोर्ट जो है वो राउंड 3.4 बिलियन यूएस डॉलर है एंड जो इनकी एक्सपोर्ट है वो 1.4 बिलियन यूएस डॉलर है। और टोटल जो जीडीपी है इनका है वो राउंड अबाउट अप्रॉक्स में आपको बता रहा हूँ कोई 8 बिलियन यूएस डॉलर है। तो हम इसको कंसिडर करेंगे एक स्मॉल इकोनॉमी।
इनकी डिस्कस कर ली। गज़ा सिटी एक पॉपुलेटेड सिटी है, आप इसे कहेंगे, क्योंकि उसमें तकरीबन 2 मिलियन प्लस जो हैं वो इसकी आबादी है और बड़ा कंजस्टेड एरिया है। और हमास के कंट्रोल में, हमास ज़हन में रखें, बार-बार मैं आपको बता रहा हूँ, मिलिट्री एंड प्लस पॉलिटिकल पार्टी है, इनके दोनों विंग्स हैं। और बेसिकली ये भी आपको ज़हन में लाज़मी रखें कि जितने भी फ़लस्तीन की पार्टीज़ हैं, लाइक अल-फतह है, अल-फतह लाइक अ लिबरल, बट द थिंग इज़ दिस के जो है हमास एंड इसके काउंटर पार्ट है हिज़्बुल्लाह। ये दोनों का या सबका एक ही एम है, और वो एम ये है कि टू गेट इट फ्रॉम द इजराइल। सो हिजबुल्लाह एंड हमास दोनों बैक्ड अप बाय ईरान एंड अदर कंट्रीज, बट जो आप अगर कहें हिजबुल्लाह की बात में करूँ तो 100% कंट्रोल्ड एंड सपोर्टेड बाय ईरान। बेसिकली शिया पार्टी है, एंड जो हमास है वो सुन्नी पार्टी है। ये दोनों में एक ये भी फ़र्क है इसमें, बट चूंकि दोनों का कॉज एक है तो इसलिए दोनों बैक्ड अप बाय ईरान। अच्छा, मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर इसराइल के साथ कंपैरिजन करें तो कोई मैच नहीं बनता इनका। ठीक है, इसराइल एक एटॉमिक अराउंड अबाउट 100 प्लस उसके पास वेपन है, एटॉमिक वेपन्स हैं, प्लस लेटेस्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, अराउंड अबाउट 640 एयरक्राफ्ट्स हैं। एंड उसके बाद मिलिट्री पावर, मैन पावर बहुत ज़्यादा है उनके पास, और मिसाइल्स जो हैं उनके पास ठीक ठाक हैं, बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनके पास, बाकी अटर्ली एंड वो बाकी जो वेपन्स हैं वो बेताश हैं, अप टू द मार्क हैं, लेटेस्ट अमेरिकन इक्विपमेंट उनके पास है। इसके साथ इनके पास आयरन ड्रोन नामी जो इनका एंटी मिसाइल्स, एंटी रॉकेट जो इनके पास टेक्नोलॉजी है, अप टू द मार्क है। कंपैरेटिवली हमास के पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, सिवाय उनके पास एक चीज़ है, वो हैं कुछ रॉकेट्स हैं और बाकी स्मॉल वेपन्स हैं जो यूज़ करते हैं। ना ही उनके पास कोई एयरक्राफ्ट है, कोई जेट एयरक्राफ्ट उनके पास नहीं है, ना ही उनकी नेवल फोर्स है, वो बल्कि नेवल भी उनकी जो नेवी जो मैंने आपको बताया मेडिटेरेनियन सी, वो भी कंट्रोल्ड बाय इज़राइल है। सो इसके हिसाब से अगर मैंने मिलिट्री के हिसाब से आई थिंक सो कि एक ब्रीफ कंपैरिजन आपको बता दिया। अब आ जाते हैं कि हमास को कौन से कंट्रीज हैं जो इसको सपोर्ट करते हैं, और कौन से स्टेट एक्टर्स एंड कौन से नॉन स्टेट्स जो हैं वो इनको करते हैं। स्टेट्स में हमास को जो अफगानिस्तान, अल्जीरिया, कतर, सऊदी अरब में, सॉरी, ये तुर्की जो है ये इसको कंट्रोल करता है, सऊदी अरब समहाउ, और हिजबुल्लाह जो नॉन स्टेट में आते हैं वो हिजबुल्लाह भी इसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, इसके एंटी कंट्रीज कौन से? एंटी कंट्रीज ऑब्वियसली यूरोपियन कंट्रीज हैं, उसके बाद अमेरिका है, उसके बाद आपके यूएई इसके एंटी है, मिस्र, जॉर्डन, मुस्लिम कंट्रीज में से इसके एंटी कंट्रीज हैं, और एक ईरान की एक नॉन स्टेट एक जमात कह सकते हैं, वो भी इसके अगेंस्ट है। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि करंट सिनेरियो में आप अगर अमेरिका का रोल देखें तो अमेरिका ने क्लेम किया है कि उसके अराउंड अबाउट 14 जो सिटीजन्स हैं वो अभी इसमें दे वर किल्ड। सो उन्होंने अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर या बैरी बेड़ा जिसे हम कहते हैं वो मेडिटेरेनियन सी की तरफ रवाना कर दिया है। और अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि क्या वो इतना बड़ा बैरी बेड़ा जिसके ऊपर लेटेस्ट एयरक्राफ्ट भी हैं, एटॉमिक बैरी बेड़ा है, क्या वो हमास के खिलाफ लड़ेगा जो एक बिल्कुल मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी कोई पावर नहीं है? नो, हमास के खिलाफ उसने नहीं लड़ना। बेसिकली उसने वहाँ पे शो ऑफ पावर करनी है, और वो शो ऑफ पावर ये है कि कोई और कंट्री इज़राइल पे अटैक ना करे, कोई और कंट्री। अब यहाँ पे फ़ियर है कि कोई और कंट्री जो है वो अटैक कर सकती है, अमेरिकन फ़ियर है। लेकिन ये कोल्ड वॉर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 91 में तो कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई, लेकिन बैटलफ़ील्ड्स रशिया एंड अमेरिका की कोई ना कोई कंट्रीज़ बनते ही रहे हैं, जिसमें हम एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें, अफ़गानिस्तान है, इराक है, या करंट आप ये देख लें, और ऑब्वियसली नया बैटलफ़ील्ड बनने जा रहा है। तो सो दिस इज़ द काइंड ऑफ शो ऑफ पावर, सॉरी। एंड इसके बाद आ जाते हैं कि सेकंड प्रेशर बिल्ड करना है ईरान के ऊपर, क्योंकि अब मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनली किस किस कंट्रीज़ के क्या क्या बयान आते हैं। तो सबसे पहले ईरान का अगर मैं बात करूं, इस्लामिक कंट्रीज़ का, तो ईरान ने बड़ा सख्त बयान दिया है, और उसको ऑब्वियसली को इसका कसूरवार ठहराया है। तो इसके बाद आप ये देखें, पाकिस्तान का बयान है, पाकिस्तान ने कहा 70 ईयर्स से ये ज़ुल्म हो रहा है और ये इसको
चाहिए, इसको कंटिन्यूस ऑब्वियसली एक यूएन की जो भी करारदाद हैं वो उसके मुताबिक चलना चाहिए। और ब्राज़ील, इटली, फ्रांस इन कंट्रीज़ ने कंडेम किया है हमास को। रशिया का बयान जो है वो भी बड़ा ही क्रूशल है इस पूरी स्टेज में, कि उन्होंने कहा है कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो दे हैव टू लाइक टैकल दिस सिचुएशन। तो वो जो सिचुएशन है वो भी अलार्मिंग है। वो अलार्मिंग सिचुएशन वेरी सिंपल, अगर ये कूद पड़ा तो रशिया भी कूद पड़ा इस वॉर में, ईरान भी कूद पड़ा, तो ये 2 ब्लॉक्स की लड़ाई वंस अगेन फ़ियर यही है कि थर्ड वॉर की जानिब ये ना जाएँगे किसी सूरत में भी। लेकिन लेट्स सी, अब आपको आई थिंक सो एक थोड़ा-सा क्लियर हो गया होगा कि हमास बेसिकली एक पार्टी है और वो पूरे फ़लस्तीन को रिप्रेज़ेंट कर रहा। कि उसने अपने तो एक अटैक किया इस पे, लेकिन यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि मिलिट्री पावर भी इतनी नहीं है। आपको पता है कि अमल भी आता है। तो जिसके रद्द-अमल में इज़राइल ने डेफ़िनेटली अभी बम्बारमेंट कर रहा है वो, और वो करेगा। और फास्फोरस बम भी यूज़ किए गए हैं जो कि आई थिंक सो कि बहुत ही डेंजरस वेपन है। और बम्बारमेंट तो आप देखें इतने कंजेस्टेड शहर पे करेंगे तो फिर सिविलियन और मिलिट्री ये दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों साइडें कोई इसमें तमीज़ नहीं रहेगी। बहरहाल ये एक करंट सिचुएशन है। नेक्स्ट मैं कोशिश करूँगा कि आपको मैं इसका इम्पैक्ट के बारे में बता दूँ कि और अगर ये जंग लॉन्गर स्टेज पे जाती है तो इसका इंटरनेशनल वर्ल्ड पे और जो थर्ड वर्ल्ड वॉर की हम बात कर रहे हैं, क्या उसकी साइड पे ये चीज़ जा रही है या क्या असरात पूरी दुनिया पे इसके बनेंगे, वो मैं कोशिश करूँगा कि आपको अपने नेक्स्ट जो व्लॉग है उसमें मैं आपको बता सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि अभी थोड़ी सी मैंने आपको कोशिश की है कि ट्रू पिक आपको मैं दिखा सकूँ। एनीहाउ, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं और उस वक्त तक स्टे ट्यून्ड एंड होप टू गेट अ न्यूज़ एंड ऑथेंटिकेटेड न्यूज़। तो उस वक्त के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।